आज के इस वीडियो में हम यूनिट 5 का मैराथन करेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चंस का ये मैराथन है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द कोर ऑफ, कि प्रशासन के केंद्र में क्या है? डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेना है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, कम्युनिकेशन संचार है, या कोऑर्डिनेशन समन्वय है। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसके मूल केंद्र में क्या आता है? क्या है राइट आंसर? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर है ए। जब एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो इसके कोर में, केंद्र में क्या आता है? डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग हो सकता है। तो ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में क्या पूछा है? ऑटोनॉमी मीन्स स्वायत्तता का क्या अर्थ है? सेल्फ डायरेक्टिंग फ्रीडम, स्वनिर्देशित स्वतंत्रता, सेल्फ गवर्नमेंट स्वशासन, या ए बी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑटोनॉमी की जब बात होती है ना, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, तो उनको अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही ऑटोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर ए भी होगा, यहाँ पर बी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टियर्स, कि भारत में शैक्षिक प्रशासन को कितने स्तरों पे बांटा गया है? एक, दो, तीन या चार? तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 3 टियर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या पूछा है कि फुल फॉर्म ऑफ सी ए बी, इस सी ए बी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एडवाइस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवर्टाइजिंग बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, या सेंट्रल अथॉरिटी फॉर बिजनेस एजुकेशन? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करते हैं, ये जो बोर्ड है उनको शैक्षिक संबंध में इनको सलाह देता है। और एक तरह से देखें तो स्टेट और सेंट्रल के बीच में एक तरह से कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, दोनों को मिलाने का काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनवीएस, के एनवीएस का पूरा नाम क्या है? नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय संस्थान, नवोदय विद्यालय स्कूल, या नवोदय विद्यालय संगठन? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका ए, नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा, निष्ठा का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, या नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, या नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्टेट हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, या नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट? तो राइट आंसर इसका क्या है? ए है, बी है, सी है, या डी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो बेसिक जो निष्ठा है वो टीचर ट्रेनिंग पर काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनक्यूएफएस, की एनक्यूएफएस का पूरा नाम क्या है? नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्कूल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल्स क्वालिटी फ्रेमवर्क, या नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फाउंडेशन? क्या है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर है ए, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि डाइट वर्क सेटअप एज अ, कि DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना इस प्रकार की गई। ठीक है, तो किस स्तर पर इसकी स्थापना की गई? जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जब हम इसका स्तर देखते हैं तो किस स्तर पर ये आता है? पहले लेवल पे आता है, सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है, मिड लेवल पे आता है, किस स्तर पर आता है? तो देखिए, डाइट जो है ना, इसका जो लेवल है एक थर्ड लेवल टियर पे आता है, तृतीय स्तर पर आता है। मतलब क्या है? प्रथम स्तर की अगर बात करें, सेंट्रल लेवल की बात करें तो एनसीईआरटी काम करता है। ठीक है, स्टेट लेवल की बात करें तो सेकंड टीयर में एससीईआरटी काम करता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें मतलब थर्ड टीयर हो गया, तो यहाँ पर डाइट काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ईयर वाज द एनसीईआरटी सेटअप, की एनसीईआरटी
ठीक है, किस वर्ष एनसीईआरटी की स्थापना की गई, किस वर्ष की गई, 1961, 56, 73 या 86 कब की गई? तो राइट आंसर क्या है? ए, सितंबर 1, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्पेशली जो फोकस करता है एनसीईआरटी, जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक्स देखी होंगी, तो स्कूल लेवल पर रिसर्च एंड ट्रेनिंग का काम करता है, टीचिंग एड्स डेवलप करना, टेक्स्ट बुक बनाना, ठीक है, एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका पता लगाना, उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है एनसीईआरटी, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एनसीईआरटी काम करता है, स्टेट लेवल पे एससीईआरटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन वाज यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग की अगर हम बात करें, सॉरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें, तो एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना कब हुई? वैसे तो 1953 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना कब हुई? क्या 1953 में हुई थी, 1956 में हुई थी, 1993 में हुई, 1952 में? क्या आंसर है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या है? 1956। देखिए, यूजीसी की जो स्थापना थी ना, वो 1953 1953 में हुई, लेकिन एक संवैधानिक निकाय के तौर पर इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या पूछा है कि शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? 45, 21A, 29, 46? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 21A, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के 21A जो आर्टिकल है इससे संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज और आप याद रखिएगा, जब हमारा संविधान 1950 में बन के तैयार हुआ, तो 1950 से लेकर 2002 तक, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था आर्टिकल 45 में था, लेकिन 2002 में हमारे संविधान में 86 अमेंडमेंट, 86वां संशोधन हुआ, जिसके तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो एक प्रोविजन है ना, वो आर्टिकल 45 की जगह आर्टिकल 21 में आ गया। तो 2002 में आर्टिकल 21 एक नया आर्टिकल बना, ठीक है, और इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की जाती है। और 2002 के बाद आर्टिकल 45 में ईसीसीई, ठीक है, मतलब जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसका प्रोविजन आता है 45 में आप, ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या पूछा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, ठीक है, टीचर एजुकेशन पूरा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज ए स्टेटरी बॉडी कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है एक वैधानिक निकाय के रूप में, वैधानिक निकाय के रूप में एक कब अस्तित्व में आया? 17 अगस्त 1995, 17 जुलाई 1995, सितंबर या जून? कब? इसका राइट आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो राइट आंसर इसका है ए, ठीक है। एक संवैधानिक निकाय के रूप में एनसीटी कब अस्तित्व में आया? 17 अगस्त 1995। देखिए वैसे जो एनसीटी है वो 1973 से एनसीईआरटी में एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन एक अलग संस्था के रूप में, एक संवैधानिक निकाय के रूप में ये अस्तित्व में कब आया? 17 अगस्त 1995। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या पूछा है कि निम्न में से किस आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्टेड द स्टेबलाइजमेंट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल? मल्टीपर्पज स्कूल मतलब एक ही स्कूल में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो रही है, तो इस तरह के जो मल्टीपर्पज स्कूल है इसका सुझाव किसने दिया? मुदालियर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, नेशनल नॉलेज कमीशन ने या राधा कृष्ण कमीशन ने? किसने? तो राइट आंसर क्या है? 1952 में मुदालियर कमीशन आया और इसने 1953 में अपने सुझाव दिए। बेसिकली जो मुदालियर कमीशन था वो स्कूल एजुकेशन पर के लिए बना था, ठीक है, तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। तो इसने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या पूछा है कि विच कमीशन मेड द स्टेटमेंट द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम? कि किस आयोग ने बयान दिया कि भारत का भाग्य, भारत का भविष्य उसकी कक्षा में आकार ले रहा है? मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन या राधा कृष्ण कमीशन? तो राइट आंसर है कोठारी कमीशन, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग इसको कहते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो राइट आंसर है कोठारी कमीशन। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या पूछा है
कि वर्मा समिति की रिपोर्ट का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ द वर्मा कमेटी रिपोर्ट? तो देखिए वर्मा कमेटी की जो है ये बना कब बना? 2011 बना और 2012 में इसने अपनी सिफारिश भारत सरकार को दी। तो वर्मा समिति की जो रिपोर्ट है इसका मुख्य आधार क्या है? इंप्रूवमेंट इन द करिकुलम, इंप्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, इंप्रूवमेंट इन द टीचिंग लर्निंग सिस्टम, या इंप्रूवमेंट इन द रोल ऑफ टीचर, अध्यापकों की भूमिका में सुधार। तो राइट आंसर इसका क्या है? तो वर्मा समिति का जो मुख्य आधार है ना इसकी रिपोर्ट का, वो क्या है? डी, इंप्रूवमेंट इन द रोल ऑफ टीचर, कि अध्यापकों की भूमिका में सुधार। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन, कि भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? 1982, 84, 85, 86। तो राइट आंसर है 1982 में। ठीक है, हैदराबाद में स्थापित किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है? कि निम्न में से किस आयोग का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना? ठीक है, मतलब यहाँ पर इस 21st सेंचुरी के हिसाब से बच्चों को तैयार करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ज्ञान पे फोकस किया गया, नॉलेज पे फोकस किया गया, स्कूल में जो लैब्स हैं उनको और बेहतर बनाने पे फोकस किया गया ताकि 21st सेंचुरी के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सके। तो राइट आंसर क्या है? मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन। तो यहाँ पर आप देखिए बाकी की जो तीन कमीशन है ना, मुदालियर, कोठारी और राधा कृष्णन, ये सब जो हुए, ये सब आप कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी में ये बने। ठीक है, लेकिन नेशनल नॉलेज कमीशन जो है 2005-6 में आया, अस्तित्व में 5-6 में आया। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा नेशनल नॉलेज कमीशन। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्या पूछा है? कि भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा को शामिल किया गया? इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एजुकेशन इंक्लूडेड? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यूनियन लिस्ट संघ सूची में केंद्र सरकार की जो काम है उसकी जो जिम्मेदारी है उसकी बात की गई है। स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो काम है उसकी बात की गई है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों की सम्मिलित भागीदारी की बात की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर है कंकरेंट लिस्ट। कि जब हम भारतीय संविधान की सूची की बात करते हैं ना, तो शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया, मतलब एक केंद्र की भी जिम्मेदारी है, स्टेट की भी जिम्मेदारी है। और 1976 में भारतीय संविधान में 42nd अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में संवर्धित सूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसकी सिफारिश के आधार पर वर्ष 2015-16 के एकेडमिक जो सीजन था देश में शिक्षा स्नातक कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष की गई? मतलब पूछा गया है कि जो बीएड था पहले 1 साल का होता था, लेकिन 2015-16 के बाद से 2 साल का हो गया, बीएड भी 2 साल का हो गया, एमएड भी 2 साल का हो गया। तो किसकी सिफारिश के आधार पर हुआ? कोठारी कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन, मतलब कमेटी, या रमसा 2009, या राइट टू एजुकेशन एक्ट? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जस्टिस वर्मा कमेटी। ये कमीशन नहीं है, कमेटी है। ठीक है, समिति। तो इसकी सिफारिशों के आधार पर 2015-16 से बीएड एमएड सब 2 साल के हो गए। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्या पूछा है? कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 किसके द्वारा तैयार किया गया? इन इंडिया द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनसीएफटीई। ठीक है, 2009 ये किसके द्वारा तैयार किया गया? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, यूजीसी, एनसीटी? तो राइट आंसर क्या है? एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने टीचर्स के लिए जो राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा है वो तैयार की 2009 में, और अब भी तैयार होगा तो यही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एनईपी 2020 की जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एनईपी 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी? कौन थे? प्रोफेसर कैलाश थे, प्रोफेसर यशपाल थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, या प्रोफेसर जी राजा गोपाल थे? कौन थे? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर क्या पूछा है? कि एनईपी 2020 का लक्ष्य, ठीक है, डैश तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। मतलब एनईपी 2020 का क्या लक्ष्य है? कि किस साल तक 100% स्कूल शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात, मतलब जितने बच्चे हैं सबको स्कूल तक लाना, कोई भी बच्चा ना छूटे। तो टारगेट कब तक का दिया गया? 25, 30, 35, 40? तो राइट आंसर क्या है? 2030। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
23 में क्या पूछा है कि व्हाट इज द गाइडिंग लाइट फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए मार्गदर्शक प्रकाश क्या है, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, पहला, रिच रिसोर्सेस ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न इंडिया, प्राचीन और आधुनिक भारत के समृद्ध संसाधन, भारतीय शास्त्रीय संगीत और कला की समृद्ध विरासत, प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान की समृद्ध विरासत, या भारतीय सूफी परंपरा की समृद्ध विरासत। तो देखिए, जब एनईपी 2020 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे फोकस किया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर जो होगा क्या होगा, सी, प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान की समृद्ध विरासत, रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड एटर्नल इंडियन नॉलेज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे पूछा है कि एनईपी 2020 में, देखिए पहले जो था 10+2+3 का स्ट्रक्चर चला आ रहा था, 1986 की पॉलिसी थी। 2020 में चेंज हुआ तो नया स्ट्रक्चर क्या आया, 3+4+4+5, 5+3+3+4, 4+3+3+5, या 5+4+3+3। राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर क्या है, इसको 4 भागों में बांटा गया स्कूल एजुकेशन को, 5। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज, इसको आप कह सकते हैं केजी नर्सरी से लेकर और क्लास 2 तक, मतलब 3 साल से लेकर 8 साल तक। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, यहाँ पर क्लास 3, 4, 5 आ जाते हैं। ठीक है, 8 to 11 ईयर। उसके बाद आप मिडिल स्टेज कह सकते हैं, जिसमें 6, 7, 8 क्लास आते हैं, 11 to 14। और उसके बाद लास्ट का जो 4 है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9, 10, 11, 12 क्लास आती हैं। तो स्कूल एजुकेशन को इन 4 भागों में बांटा गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एनईपी 2020 के अनुसार किस चरण में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी और बच्चों को पुस्तकों से परिचित करवाया जाएगा, तो किस चरण में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होगी, फाउंडेशनल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज, या प्रिपरेटरी स्टेज, किस स्टेज में, तो राइट आंसर इसका क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज, जब बच्चा 3rd क्लास में जाएगा। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज को कंप्लीट करके 3rd क्लास में जाएगा, तो इस तरह से उसकी जो औपचारिक शिक्षा है उसकी शुरुआत हो जाएगी, उसको किताबों से, बुक से परिचित करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26। एनईपी 2020 के अनुसार किस चरण में एक बहुविषयक अध्ययन शामिल है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी मतलब है कि बच्चों को, मतलब बच्चों के पास स्कूल एजुकेशन के किस लेवल पे बच्चे जाएंगे, तो बच्चों के पास ऑप्शन होगा कि अपनी मर्जी से अलग अलग सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, अलग अलग फील्ड को चुन सकते हैं। फाउंडेशन स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज, या प्रिपरेटरी, तो राइट आंसर क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, 9th क्लास के बाद। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप सबने कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस चुनी थी, तो आर्ट्स के अलग सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के अलग, साइंस के अलग, लेकिन यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी है कि आप आर्ट के सब्जेक्ट के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हो, कॉमर्स के साथ साइंस ले सकते हो। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टेज में बात की गई है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की। Question number 27. How much percentage of a child cumulative brain development occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020? कि NEP 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे का जो मस्तिष्क है कितना प्रतिशत डेवलप हो जाता है, 85, 95, 75 या 65? तो राइट आंसर है 85। 6 साल तक बच्चे का जो दिमाग है 85% तक डेवलप हो जाता है। आगे 28 में क्या पूछा है कि एनईपी 2020 किन 4 स्तंभों पर आधारित है, ऑन विच 4 पिलर्स इज एनईपी 2020 बेस्ड, तो किस पर आधारित है, ए है, बी है, सी है, या डी है? राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है ए, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एनईपी 2020 इन 4 स्तंभों पर आधारित है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेरू, MERU की इसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च अंडरटेकिंग, मल्टी स्टेज एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, या मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी? राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है ए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस शिक्षा नीति में विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, एसटी और एससी समुदायों के लिए असमानताओं को दूर करके करने और शैक्षिक अवसरों को समान बनाने पर विशेष जोर दिया गया, किसमें? एनईपी 1968, 79, 86, 2020, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ए, बी, सी, डी? तो राइट आंसर है एनईपी 1986। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 31। In which education policy of India was it
टॉक्ड अबाउट अडॉप्टिंग अ कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है, कि भारत की किस शिक्षा नीति में राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए समान विद्यालय प्रणाली को अपनाने की बात की गई। कॉमन स्कूल सिस्टम मतलब ना गवर्नमेंट स्कूल हो ना प्राइवेट स्कूल हो, एक ही स्कूल हो, और उसमें मतलब बच्चों के नेबरहुड में एक ही स्कूल हो, उसमें चाहे अमीर घर के बच्चे हो चाहे गरीब घर के बच्चे हो, सब उसी में जाकर पढ़े। तो इस तरह से कॉमन स्कूल सिस्टम, ये स्कूल के अलग अलग टाइप ना हो, एक ही स्कूल हो। तो इस सिफारिश किस में की गई थी, किस पॉलिसी में की गई थी? 86, 79, 68, 2020। तो राइट आंसर है 1968 की पॉलिसी में कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई थी। 32 यहाँ पे क्या पूछा है कि अलग अलग हम इंस्टीट्यूट देखते हैं ना, एनसीईआरटी की, एनसीटी की बात करते हैं, आरसीआई की बात करते हैं, नेक की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट किस किसकी सिफारिश के आधार पर, किस पॉलिसी में इनकी सिफारिश की गई थी कि उसके बाद इनकी स्थापना हुई, ठीक है। तो किस पॉलिसी में इनकी सिफारिश की गई? 1979, 86, 68 या 2020? तो राइट आंसर है एनईपी 1986 में इन सब के लिए सिफारिश की गई कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, जो स्पेशल बच्चे हैं उनसे रिलेटेड होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाहिए, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है उनके असेसमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इसी के बेस पर 1986 की पॉलिसी की सिफारिश के आधार पर ही एनसीटी, आरसीआई, नेक, डाइट, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है इनकी स्थापना हुई। आगे हम बढ़ते हैं 33। एनईपी 1986 के सुझावों के आधार पर गति निर्धारक विद्यालयों के रूप में किन विद्यालयों की स्थापना हुई? पेस सेटिंग स्कूल की बात करते हैं, तो इसके आधार पर किन विद्यालयों की स्थापना हुई जहां पर जो ग्रामीण टैलेंट है, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा का एक अच्छा अवसर दिलाना, ठीक है। एक तरह से ये बोर्डिंग स्कूल होते हैं जहाँ पर बच्चे, वहां पर बच्चों के रहने की सुविधा होती है, बच्चे 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक वहां पर रहते हैं, खाते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो पेस सेटिंग स्कूल के तौर पर किन विद्यालयों की स्थापना की गई? सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, नवयुग। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जवाहर जवाहर नवोदय विद्यालय। आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन नंबर। किस शिक्षा नीति के संदर्भ में रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है, किस शिक्षा नीति के संदर्भ में? 1992, 86, 68, 2020। तो राइट आंसर क्या है? 1968। तो देखिए 1968 की पॉलिसी शिक्षा नीति भारत की पहली शिक्षा नीति थी। तो इससे पहले तक पुरानी जो अंग्रेजों की टाइम की नीति चली आ रही थी, तो इसलिए इसको रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन नाम दिया गया कि हम अपने जो शिक्षा है अपने हिसाब से हम उसको फिर से उसकी संरचना करेंगे, पुरानी जो रूढ़िवादी है उसको तोड़ेंगे, हम नई सिरे से इसकी संरचना करेंगे। तो इसलिए इसको रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या पूछा है कि इस शिक्षा नीति ने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे जेई की बात करते हैं, एआईई ट्रिपल ई की बात करते हैं, एसएल ट्रिपल ई की बात करते हैं, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते थे ना, तो इसकी सिफारिश के आधार पर स्टेट लेवल पे जेई, एआई, मतलब ये सारे जो एग्जाम है, ठीक है, मतलब इनका विकास हुआ, ये विकसित हुए, ठीक है। आज जब देखें इंजीनियरिंग लेवल पे बच्चे जाते हैं तो जेई पूरे नेशनल लेवल पे एग्जाम देते हैं, इस तरह के स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो किसकी सिफारिशों के आधार पर ये हुआ? एनईपी 2020, 1968, प्लान ऑफ एक्शन 1982 या एनईपी 1986? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है प्लान ऑफ एक्शन 1992। क्वेश्चन नंबर 36। नर्चरिंग रूरल टैलेंट इज रिलेटेड टू, ग्रामीण प्रतिभाओं का पोषण का संबंध किससे है? सेंट्रल स्कूल से है, जवाहर नवोदय विद्यालय से है, सर्वोदय विद्यालय, नवयुग स्कूल? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय। ये जो स्कूल बने थे केंद्र सरकार ने बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, बेसिकली जो ग्रामीण स्तर पर टैलेंट है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, पढ़ने के अच्छे अवसर मिले, तो इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। एक बोर्डिंग स्कूल है जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के होते हैं। यहाँ पर बच्चों का रहना, खाना, शिक्षा पूरी तरीके से निःशुल्क होती है, ताकि बच्चा बिना किसी आर्थिक तंगी के यहाँ पर आके अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। और जब बोर्ड के रिजल्ट भी आते हैं ना, तो सबसे नंबर 1 पे रिजल्ट जवाहर नवोदय विद्यालय का ही होता है। 37 यहाँ पे क्या पूछा है कि फॉर व्हाट पर्पज वर केंद्रीय विद्यालय स्टेबलाइज, कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? केंद्र सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों के लिए, मतलब जिनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, उनके बच्चों के लिए, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए।
ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए, शहरी क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए, किसके लिए की गई? तो राइट आंसर क्या है? केंद्रीय विद्यालय जो बनाए गए ना, नाम से ही केंद्रीय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे जिनका हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता था, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा को कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई 1963। 38 द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको केजीबीवी भी कहते हैं, स्कीम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी कब स्थापित किया गया? ठीक है, अगस्त 2004, सितंबर 2004, अक्टूबर 2004 या नवंबर 2004। तो इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई अगस्त 2004 को। ठीक है, तो देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बेसिकली एसटी, एससी, ओबीसी जो और बाकी आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं, ठीक है, इनके घरों में जो इनकी जो लड़कियां हैं, तो उनके लिए, ठीक है, बालिका विद्यालय इसलिए कह रहे, तो गरीब घरों की लड़कियों के लिए इस विद्यालय को बनाया गया। ये भी 6 क्लास से 12th क्लास तक एक बोर्डिंग स्कूल है, जहाँ पर जो मतलब एक तरह से गर्ल्स एजुकेशन जो है ना, जो गरीब घरों से जो लड़कियां हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, तो उनकी लड़कियों की एजुकेशन को प्रोत्साहन देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय जो विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अगस्त 2004 में इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे क्या पूछा है कि निष्ठा इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम 1.0 इज रिलेटेड टू, कि निष्ठा जो एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौन सा प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है, ठीक है, 1.0 किससे संबंधित है? निपुण भारत, ईसीसी टू क्लास 5, हायर एजुकेशन यूजी पीजी मतलब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, सेकेंडरी क्लास 9 to 12 या एलिमेंट्री लेवल 1 to 8। तो ये किससे संबंधित है? निष्ठा 1.0। तो राइट आंसर क्या है? एलिमेंट्री लेवल क्लास 1 to 8। ठीक है, 1.0 इससे संबंधित है। और अगर हम बात करें 2.0 की बात करें, तो 2.0 सेकेंडरी से संबंधित है। और अगर 3.0 की बात करें तो निपुण भारत से संबंधित है, तो इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40, समग्र शिक्षा अभियान 2018 में आया। ठीक है, तो इससे पहले कि किन योजनाओं को इंटीग्रेट करके समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया? तो किन योजनाओं को इसमें इंटीग्रेट किया गया? रमसा सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, डी, ए और बी, या सी, ए बी सी तीनों ही? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ई। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान की बात करते हैं तो इसमें रमसा, सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन तीनों को इंटीग्रेट करके समग्र शिक्षा अभियान 2018 में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ठीक है, किसके स्थान पे आया? इससे पहले कौन सा एक्ट चल रहा था जिसको रिप्लेस करके 2016 आया? तो राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर इसका है ए, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को रिप्लेस करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे क्या पूछा है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट के तहत दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 2%, 4%, 6% या 8%? तो राइट आंसर यहाँ पर है बी, 4%। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या पूछा है कि द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ एनसीएफएससी 2013, कि एनसीएफसी 2013 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2013 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, कृष्णा कुमार, कस्तूरी रंगन या राजा गोपाल? तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इसका है प्रोफेसर कस्तूरी रंगन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे क्या पूछा है कि एनसीएफएससी 2023 में उल्लिखित आकलन के 3 दृष्टिकोण क्या हैं? व्हाट वर द 3 अप्रोचेस टू असेसमेंट मेंशन्ड इन एनसीएफसी 2023? तो यहाँ पे असेसमेंट के जो 3 दृष्टिकोण है कौन से हैं? A, assessment of learning for learning and after learning, B, assessment of knowledge, skill and attitude, C, assessment as learning, assessment for learning and assessment of learning, या D, formative assessment, summative assessment and self assessment? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? C। ठीक है, यहाँ पर एनसीएफ एससी 2023 में ना असेसमेंट के 3 रूप का वर्णन किया गया। ठीक है, उसके लिए जो वर्ड बताए गए, असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब यहाँ पर क्या होगा?
बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा, कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका मतलब क्या है कि क्लास में टीचिंग लर्निंग के टाइम जो बच्चों का असेसमेंट होगा, ताकि बच्चों की जो कमियां हैं उसका पता लगा के उसको इम्प्रूवमेंट, मतलब यहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक कि लगातार कॉन्टिन्यूअस जो है बच्चों का असेसमेंट करना और उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब एंड टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप याद रखें। और इससे पहले असेसमेंट एज लर्निंग के लिए जो प्रयोग होता था, इसके लिए प्रयोग होता था सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए होता था फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड समेटिव असेसमेंट होता था असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। लेकिन एनसीएफसी 2023 में इसके लिए जो वर्ड प्रयोग किया गया, सेल्फ असेसमेंट के लिए असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव असेसमेंट के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि what does NCFSC 2023 recommended to reduce the stress of board examination at grade 10 and grade 12 कि NCFC 2023 में ग्रेड 10 और 12 में बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए क्या सुझाव दिया गया, ठीक है। पहला, पाठ्यक्रम में अधिक विषय शामिल करें, बोर्ड परीक्षाओं में रटने पर ध्यान दें, बोर्ड परीक्षाओं की आवृत्ति को बढ़ाएं, या परीक्षाओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखें। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर कहा गया, एक पॉजिटिव माइंडसेट की बात की गई कि जो बोर्ड की परीक्षाएं, जो यह परीक्षाएं उसको उससे डरे नहीं, बल्कि उसको एक सीखने के अनुभव के रूप में देखें कि उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर क्या पूछा है कि एनसीएफसी 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए। व्हाट शुड असेसमेंट एट द सेकेंडरी स्टेज फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू एनसीएफसी 2023। तो मूल्यांकन किस पे फोकस होना चाहिए, रोट लर्निंग पे, डाइवर्सिटी इन असेसमेंट मेथड, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर कैपेसिटी। तो देखिए सेकेंडरी स्टेज मतलब 9 से 12 क्लास, तो बच्चे का लेवल बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इस लेवल पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर कैपेसिटी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे क्या पूछा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मुख्य रूप से निम्नलिखित की सिफारिश की गई। एनसीएफ 2005 मेनली रिकमेंडेड किस पे इन्होंने सिफारिश की, रिड्यूसिंग टीचर पीपल रेशो कि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को कम करना, मतलब टीचर पीपल रेशो, एक टीचर पे कितने बच्चे क्लास में होने चाहिए, बेटर फंडिंग फॉर स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा के लिए बेहतर फंडिंग, या ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, जो बुक्स हो, जो चैप्टर हो, बच्चे की डेली लाइफ से जुड़े हैं, ताकि बच्चा उसको अच्छे से सीख सके, समझ सके, या डेवलपमेंट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कि विद्यालय के बुनियादी ढांचों का विकास। तो राइट आंसर क्या है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल कि विद्या ज्ञान को विद्यालय के जो बाहर के जीवन है उससे जोड़ना, तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा, अच्छे से समझेगा। क्वेश्चन नंबर 48, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम कि राष्ट्र पाचर्य रूपरेखा 2005 अपनी समझ को प्रेरित करता है, मतलब इसमें जो राष्ट्र पाचर्य रूपरेखा 2005 है, इसमें सीखने के किस दृष्टिकोण पर जोर दिया गया, बिहेवियरिज्म पे जोर दिया गया, रचनावाद पे जोर दिया गया, कॉग्निटिव थ्योरीज पे जोर दिया गया, या मानवतावाद पे जोर दिया गया। तो यहाँ पर फोकस किया गया कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद पर, मतलब जो सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की खुद की होनी चाहिए, टीचर क्या करेगा, बच्चों को उसके सीखने में हेल्प करेगा। टीचर का काम सिखाना नहीं बच्चे, बल्कि बच्चों को सीखने में हेल्प करना। तो यहाँ पर जो लर्निंग होगी बच्चे की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चा खुद से चीजों को करके सीखेगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद पर बात की गई। क्वेश्चन नंबर 49, एनसीएफसी 2023 किस पाठचर्या ढांचे में संशोधित है, मतलब एनसीएफसी 2023 जो हुआ, ये नया करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया, किसके स्थान पर आया, किसको रिप्लेस करके आया, किसको रिवाइज करके आया। तो राइट आंसर क्या है, एनसीएफ 2005 के स्थान पर ये एनसीएफ 2023 आया, और एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2000 को रिप्लेस करके आया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ एनसीएफ 2005 की एनसीएफ 2005 की जो राष्ट्रीय संचालन समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कौन थे, प्रोफेसर यशपाल, कृष्णा कुमार, अरविंद कुमार, या गोपाल गुरु। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर यशपाल।
ठीक है, तो ये हमारा 50 क्वेश्चन का सेट था। इसी के साथ यूनिट 5 जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद ओवरऑल यूनिट 5 का हम पेपर एक मॉडल पेपर करेंगे, महा मैराथन करेंगे, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए।